हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी बेसिक इकोनॉमिक्स की। तो लास्ट पार्ट में हमने किया था पार्ट 1 और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यूज। ठीक है, बेसिक एमसीक्यूज ही रहेंगे और ये बेसिक सारे जितने भी क्वेश्चन है 50 पूरे फैक्ट बेस्ड हैं। ठीक है, कहीं पे आपने कॉन्सेप्ट वगैरह यूज नहीं करना। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है आप इनको फर्स्ट टाइम अगर देखोगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपके माइंड में कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है, और आपके यूजीसी नेट एग्जाम, पीजीटी एग्जाम और कई एग्जाम उनमें कुछ क्वेश्चन तो आपके रेशियो जरूर रहेगा जो फैक्ट बेस्ड रहेंगे। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हैं इंडियन इकोनॉमी से। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड कैसे, कौन सा इवेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने दिया था, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ, ये इम्प्लीमेंट जो इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर बेस्ड नहीं होता, मतलब आपका कॉन्सेप्ट कहीं ज्यादा यूज नहीं होता इसमें। ठीक है, चलिए फिर शुरू हो जाइए अगेन 50 एमसीक्यूज के साथ और पार्ट 2। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं पिछले वाले से थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, लेवल कुछ आपको अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कैलकुलेट करिएगा कितने अगर पॉसिबल हो सके। ठीक है, अगर आप अपने लेवल तक कैलकुलेट करो कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 50 हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब एचडीआई का कंपोनेंट नहीं है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एचडीआई के 3 कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है। चलिए, तो एचडीआई कॉन्सेप्ट किया है तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा। ठीक है, 1990 में कॉन्सेप्ट आया था। तो ये वाला इसमें जो थर्ड है, परसेंटेज ऑफ बेबीज बोर्न विद लो बर्थ रेट, ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, बाकी तीनों ही कंपोनेंट एचडीआई के कंपोनेंट है और महमूद अल हक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1990 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। आपने देखा होगा, एक तो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है और एक होती है आपकी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वही पीपीसी की स्लोप क्या होती है। चलिए, माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा। ठीक है, तो एमआरएस जुड़ा हुआ है आपका इंडिफरेंस कर्व से, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है पीपी, दैट इज पीपीसी से। एक क्वेश्चन आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन है। चलिए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एम आर टी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की स्लोप कैसी होती है, इंक्रीजिंग या डिमिनिशिंग, मतलब डिक्रीजिंग, कैसी होती है स्लोप। आपको बेसिकली ये क्वेश्चन आता ही होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए साथ साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाटनरी सेक्टर इंप्लाइज। क्वाटनरी सेक्टर, आपने नाम पढ़ा होगा कहीं, क्वाटनरी तो पढ़ा होगा आपने एक सेक्टर। ठीक है, क्वाटनरी, सो रिलेटेड किससे है। ठीक है, सेक्टर को भी छोड़ दीजिए, अगर क्वाटरनरी आपने नाम सुना हुआ है तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सो क्वाटरनरी आपका रिलेटेड है रिसर्च वगैरह से। आर एंड डी जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वो तो राइट आंसर यहाँ पे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से ये सेक्टर जुड़ा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54, एल एम कर्व शोज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मान के चलो, वेटेज तो रहेगी उनकी। ठीक है, 15 से 20% जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके यूजीसी नेट में, 15 से 20%, 20% मान के चलिए, बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर के होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल सामने उनके आंसर है, सिर्फ एक बार आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो वैसे ही एल एम कर्व, आईएस कर्व, एल एम कर्व, तो एल एम कर्व किससे रिलेटेड, ठीक है, कौन सा मार्केट से। चलिए, राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जो गुड्स मार्केट है उससे रिलेटेड है आईएस, और एलएम से क्या है, मनी मार्केट। तो करेक्ट आंसर मनी मार्केट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55, इन केस ऑफ गिफन गुड्स अ फॉल इन इट्स प्राइस टेंड टू। जैसे ही गिफन गुड्स के केस में प्राइस फॉल होता है तो व्हाट्स अबाउट इट्स डिमांड। ठीक है, डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या बढ़ेगा डिमांड, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, या कुछ नहीं होगा, क्या होगा। तो आपको पता ही होगा, गिफन गुड्स में प्राइस इफेक्ट कैसा रहता है, पॉजिटिव। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर जैसे ही प्राइस कम होगा वैसे डिमांड भी कम होगी। ठीक, तो डिमांड रिड्यूस्ड, सो दैट इज रिड्यूस्ड द डिमांड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56, और ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा।
ठीक है। कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन C इक्वल टू 50 प्लस 0.8y, देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, कंजप्शन फंक्शन इक्वल टू ऑटोनोमस फंक्शन प्लस एमपीसी, ठीक है। तो अब आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, तो एमपीसी अगर 0.8 है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना होगा, ठीक है, 1/1 माइनस एमपीसी। तो 0.8 तो ये रह गया 0.2, ठीक है, 1 माइनस 0.8, तो आंसर कितना 5। तो जिसका भी आंसर 5 है बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन देते हैं, चलो अभी सॉल्व करके। अगर ये सेविंग फंक्शन होता तो ऑटोनोमस कंजप्शन आपका जीरो हो जाता, मतलब जो ऑटोनोमस सेविंग है, ठीक है, जीरो हो जाता, प्लस जो एमपीसी है, ठीक है, ये बन जाता है एमपीएस, और ये इनकम। चलो तो इस केस में एस इक्वल टू -40 प्लस 0.6 वाई, तो इस केस में आपका वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना होगा, एक बार कमेंट करना, ठीक है, क्वेश्चन 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वन ऑफ द क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर इज, क्वालिटेटिव मेजर ऑफ आरबीआई, ठीक है, इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव है, कुछ क्वांटिटेटिव कुछ क्वालिटेटिव। सो क्वालिटेटिव इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, ये नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव है, ठीक है। और रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट है, चाहे एसएलआर है, आरआर सीआरआर है, ये भी क्वांटिटेटिव है। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ये नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड एडवांसमेंट ऑफ लॉन्स, लॉन्स जितना लिया है और बीच का जो सिक्योरिटी, उसके बीच का जो गैप है, एक बात ध्यान रखना, ये गैप जो है वैल्यू डिसाइड, वैल्यू में होती है इसकी, जो भी गैप होता है उसकी वैल्यू देखी जाती है, इसलिए ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव में आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए 1 करोड़ बैंक ने लोन लिया आरबीआई से, और 120 करोड़ रुपीस तक की वैल्यू का उसको क्या रखना पड़ेगा, कोई लीज पे रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, ठीक है। तो इसलिए जो 20 करोड़ का डिफरेंस है ये वैल्यू है, ठीक है, क्वालिटी है उस जो भी चीज उसने गिरवी रखा हुआ है, तो ये इसीलिए क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। आपको पता होगा पेपर 2 में ये आया हुआ है यूजीसी नेट में, और पीजीटी एग्जाम के लिए भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 12th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ मेन टारगेट था, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव रिगार्डिंग एमपीसी, एमपीएस एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तीन चीजें, एक मल्टीप्लायर की वैल्यू, दूसरा आपका एमपीसी की वैल्यू, और तीसरा एमपीएस की वैल्यू, ठीक है। तीनों की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक वेरी करते हैं ये भी देख लेना। सो वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन हो रहा है तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो, ठीक है। सो हायर द एमपीएस हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो एमपीएस और मल्टीप्लायर का नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे सेविंग हम लोग बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केंज के अकॉर्डिंग जैसे ही आप लोग क्या करोगे, एमपीएस को बढ़ाओगे तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या रहा है हायर, तो ये गलत है। हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, जितना आपका एमपीसी बढ़ेगा उतना ही मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, करेक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है एमपीसी के साथ। उसके बाद है इफ एमपीसी इज 1 देन मल्टीप्लायर बिकम इन्फिनिटी, ठीक है। अगर 1 माइनस ये हो जाएगा, अगर 1 हो जाएगा एमपीसी की वैल्यू, तो 1/0 समथिंग अपॉन 0 इज इनफिनिटी, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और एक बात ध्यान में रख लेना, जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करती है, बहुत बारी क्वेश्चन आता है, लेकिन पजल कहाँ पे हो जाते हैं, 0 से 1 के बीच में पजल हो जाते हैं, ठीक है, या 0 से इन्फिनिटी। ध्यान रहना, मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये भी करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट है इफ एमपीएस इज 0 मल्टीप्लायर बिकम 1, ठीक है। तो इफ एमपीएस, चलिए सॉल्व करके देखते हैं, 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है, जो मल्टीप्लायर है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, ये अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/0, मतलब समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, ठीक है, तो 1 नहीं होगा, तो ये भी गलत है। सो 2 और 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, फॉर द यूनियन बजट 2021-22 अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन जीडीपी। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट वगैरह आपको पता ही होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछा जाता है, पीजीटी में भी और यूजीसी नेट में भी।
सो इसका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर तय करना है आपको, बस आपको कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो ये देख लेना, जो प्राइमरी डेफिसिट है हमेशा लो रहता है, ठीक है। सो 2021-22 इससे जितने भी पहले वाले बजट्स हैं सब में ये लो रहा है, ठीक है। तो जो अभी का जो 2022-23 का एस्टिमेटेड है उसको छोड़ दो, उसमें थोड़ा सा ये प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा दिखा रहा है, और जो आपका इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट वो कम, ठीक है। इसको छोड़ दो। 22-23, जो 22 और 23 का फोरकास्ट है, मतलब उसको छोड़ दो, बाकी जितने भी बजट हैं पहले वाले उन सब में सीक्वेंस यही जा रहा है, प्राइमरी डेफिसिट सबसे लीस्ट, मतलब सबसे कम होता है प्राइमरी डेफिसिट चौथे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, फिर दूसरे नंबर पे आता है रिवेन्यू डेफिसिट, फिर पहले नंबर पे आता है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। सबसे ज्यादा कौन सा है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, जिसकी वैल्यू रहती है सबसे ज्यादा। तो अब हम अगर असेंडिंग में करें तो असेंडिंग में सबसे पहले आपका प्राइमरी डेफिसिट सबसे कम होता है, ठीक है, तो 3, तो फर्स्ट में अपना करेक्ट जा रहा है। फिर उसके बाद इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, फिर उसके बाद रिवेन्यू डेफिसिट, और फिर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सबसे हाईएस्ट होता है इन सब में से। चलिए, तो ये आपको यहाँ पता लग जाएगा, ठीक है। और एक बार जो 22-23 का बजट एस्टिमेशन है, ठीक है, जो एस्टिमेशन है ये वाला, इसमें क्या है, प्राइमरी डेफिसिट थोड़ा ऊपर चला गया 2.8, और 2.6 चला गया इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, बस यही थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी पिछले जितने भी बजट हैं उन सब में सीक्वेंस सेम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द इंडियन इकोनॉमी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। सो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कई बार डायरेक्ट पूछ सकता है, इनडायरेक्ट भी। चलिए, आप लोग आंसर क्या है वो फटाफट कमेंट करिए, बाकी हम लोग इससे डेट लिखते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक 1969, कितने बैंक्स, 14 बैंक्स। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट नरसिम्हम कमिटी 1, नरसिम्हम कमिटी कब, 1991। और उसके बाद नेक्स्ट इनेक्टमेंट ऑफ फेमा, फेमा कब आया, 1998 और 99, और एग्जिम बैंक 1982, ठीक है। तो सीक्वेंस अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे बनता है, वो बनता है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट में सबका फर्स्ट ही बता रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका 1982, ठीक है, मतलब डी, और उसके बाद 1991 एंड फिर 1999, ठीक है। तो दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यूजीसी नेट का ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जो आपके पेयर में बने होते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो इंडिविजुअल भी आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और ग्रुप में ही बनते हैं। तो नक्शे का कॉन्सेप्ट, ठीक है, पता होगा नक्शे जुड़े हुए हैं किससे। अब आपको जो कॉन्सेप्ट इजी है पहले उसको मैचअप कर लीजिए, ठीक है। सो बहुत बार पूछ चुका है रोडान, रोडान की बिग पुश थ्योरी तो बहुत बार पूछ चुका है, ठीक। और गुनर मेटल का बैकवॉश इफेक्ट भी काफी बार पूछ चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब आपके पास दो रह गए, नक्शे और हिर्चमैन। हिर्चमैन आपको पता है लीकेजेस और जो इम्बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी है उससे जुड़ा हुआ है हिर्चमैन, ठीक है। और बचा क्या, नक्शे। नक्शे कहाँ, थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, उसके बाद सेकंड का थर्ड, तो ये वाला हमारा आंसर जा रहा है, दैट इज सेकंड का थर्ड, उसके बाद सी का फर्स्ट। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट वन, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, पॉवर्टी मेजरमेंट, लेजिस्फेयर, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी। जो इजी है वो मैच करिए। सबसे ज्यादा टाइम क्या पूछा गया यूजीसी नेट में, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कॉन्सेप्ट, कार्ल मार्क्स। फिर पूछा गया लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, नेल्सन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉवर्टी मेजरमेंट, सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट 2010। लेजिस्फेयर किसकी एजम्पशन है, क्लासिकल की एजम्पशन, एडम स्मिथ के, ठीक है। सो फर्स्ट का 3 हो गया, बस एक ही में आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का क्या है, 3 है। आपको अगर पक्का पता है ये तो फिर वहीं पे टिक कर दीजिए, आगे चलिए, ठीक है। और अगर और भी मैच करने हैं तो मैच कर लीजिएगा बिल्कुल आराम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविजन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन,
मीन मोर देन मोड, ठीक है। मीन मोर देन मोड जब होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है। तो आपको पता है पॉजिटिव स्क्यूड है, सीधा आंसर बनता है। उसके बाद आपको पता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है, ठीक है, ये वाला। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड हो गया। बचा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। तो 6 मेजर है, उसमें से एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। लॉरेंज कर्व, मीन डेविएशन, और वो भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मेजर और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ये हो गया। बचा क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। बस रह गया एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट का हो गया दैट इज 3, और सेकंड का हो गया 4th। फर्स्ट का 3, सेकंड का 4th, तो हमारे पास ये आंसर करेक्ट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, अगेन यूजीसी नेट का बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड इस क्वेश्चन का जबरदस्त रहा है, हमेशा पूछा जाता है। करना कुछ नहीं है, दो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ठीक है, ये वाई ऑन एक्स और ये एक्स ऑन वाई। तो इसमें आपने क्या करना है, जो आपको पता होगा, एक होता है स्केल और एक होता दैट इज एक होता है ओरिजिन। ये है आपका ओरिजिन और ये वाला है आपका स्केल, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो स्केल है मतलब जो जिसमें वेरिएबल आपका मल्टीपल वेरिएबल जिसके साथ लगा हुआ है, यहां से एक फॉर्मूला देख लेना कार्ल पियर्सन का, ये वाला बी एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी वाई एक्स। सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें आपने क्या करना है, जो ये वाला है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल जुड़ा हुआ है 0.4, मल्टीप्लाई कर देना है इसको जो यहाँ का जिसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है एक्स ऑन वाई 0.9, ठीक है, इसको उठाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, तो ये हो गया 0.36, ठीक है। तो इसका अंडर रूट 0.6, ठीक है। सो बस कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लेना हमें, तो क्या करना है, हमें मार्क्स ज्यादा से ज्यादा गेन करने हैं बस। चलिए, और कई बार इसमें आप लोग फंस जाते हो, आंसर दिया होता है यहाँ पे 36 मतलब 0.36, उसमें फंस जाते हो, ठीक है। तो इसका आपने क्या करना है, अंडर रूट हटाना है, तो 0.6 रह जाएगा, ये बात ध्यान रखनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बजट। किस बजट में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अनाउंस किया था? तो बेसिक क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स करेक्ट आंसर है 2005 और 2006 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन है आपका इकोनोमेट्रिक्स से, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन तो यूजीसी नेट में आएगा, पीजीटी लेवल पे नहीं आता, हालांकि डी ट्रिपल एस बी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी में भी। चलिए, बॉक्स जेंकिंस मॉडल, यूनिट रूट टेस्ट, डर्विन वाटसन, ग्रेंजर टेस्ट, बहुत सुपर श्योर की कैटेगरी में रखो, कुछ नहीं पूछता ज्यादा, बस यही टेबल उठा के कॉपी करके रख देता है। पिछले 5 साल 10 साल के पेपर उठा के देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स छोटा एरिया है, जो प्रोफेसर जिसको काम दिया गया है पेपर बनाने का, वो भी कहाँ से देगा क्वेश्चन, वहीं से उठा के पेस्ट करके डालेगा एग्जाम में, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बॉक्स रैंकिंग मॉडल आपका जो फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और यूनिट रूट टेस्ट स्टेशनरी, और डर्बिन वाटसन टेस्ट ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। और ग्रेंजर टेस्ट, बस बचा क्या, कैजुअलिटी, ठीक है, कैजुअलिटी मेथड। सो फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, तो हमारे पास आंसर बन गया बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, लिस्ट 1 लिस्ट 2। फर्स्ट वन है हैमिल्टन लिस्ट। अब हैमिल्टन लिस्ट इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये वाला कई बार इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्ट पूछ लेता है, हैमिल्टन लिस्ट, हैमिल्टन कमीशन रिलेटेड विद विच, ठीक है, विच काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो ये आपका जो है इन्फेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका हो गया इंडियन इंडस्ट्री। उसे मार्शल लर्नर कंडीशन, इंडियन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एलास्टिसिटी अप्रोच से जुड़ा हुआ है। एजवर्थ मॉडल, ठीक है, एम्पावराइजिंग ग्रोथ, और उसके बाद जैकब वाइनर, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार, कि अगर टैरिफ इंपोज करोगे तो ट्रेड क्रिएट होगा या ट्रेड डाइवर्ट होगा, ठीक है, दोनों ही होगा। और किसने दिया कॉन्सेप्ट, जैकब वाइनर, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हुआ, सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड, उसके बाद सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड, दोनों में है, तो थर्ड का दैट इज फोर्थ, मतलब सी का फोर्थ, सो सी का फोर्थ, ये हमारा जो C1 हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कह रहा है
लॉ ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मतलब जब हम स्टडी करते हैं ना अपनी, तो फर्स्ट में यही करते हैं, पहले एब्सोल्यूट करेंगे फिर कंपैरेटिव कॉस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ही थ्योरी हम लोग करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, फिर जो सेकंड थ्योरी पढ़ते हैं वो कंपैरेटिव कॉस्ट, रिकार्डो की थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिकार्डो बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फिर आते हैं उसके बाद हेक्सचर ओलिन की थ्योरी पे, इंटरनेशनल ट्रेड, हेक्सचर ओलिन। फिर उसके बाद पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, हैबरलर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैबरलर। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का 3, देन सेकंड का 4th, फर्स्ट का 3, सेकंड का 4th, एंड हमारे पास आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पिगुवियन सब्सिडी मींस। पिगुवियन सब्सिडी, अब आपको पता होगा पिगुवियन टैक्स आपने सुना होगा, तो पिगुवियन सब्सिडी भी सुना हुआ है। ठीक है, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो क्रिएट करती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगी तो सोसाइटी में क्या है, नेगेटिविटी या फिर प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, या फिर नेगेटिव नेगेटिव जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो होंगी। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया जाता है, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, सो दैट मूव्स प्रोडक्शन फंक्शन टू द सोशली ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। तो सोसाइटी को या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी को वहां पर मूव करना है जहां पे आप आउटपुट आपका ऑप्टिमम लेवल, ठीक है, या फिर ऑप्टिमल लेवल का हो सके, बेस्ट लेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, विच कोड इज यूज्ड टू क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स यूज करने के लिए कौन सा कोड यूज होता है। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन ये थोड़ा बेसिक बन गया क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम में रिपीटेड फॉर्म में भी आ रहा है ये क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है HSN, HSN कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, समटाइम्स अपीयरिंग इन न्यूज, आर यूज्ड इन रिलेशन टू। खैर ये क्वेश्चन तो SSC लेवल का है, तो PGT लेवल पे या फिर जो मास्टरी कर चुका है उसके लिए तो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं है कुछ ज्यादा। MSF वगैरह किससे जुड़ा हुआ है, RBI मतलब बैंकिंग ऑपरेशन से। चलिए क्वेश्चन में 73, द डिमांड फॉर प्रोडक्ट वुड बी मोर इन इलास्टिक। डिमांड इन इलास्टिक कब होगा, ज्यादा इन इलास्टिक मतलब आपका इन इलास्टिक हो रहा है या फिर लेस देन 1 हो रहा है, कब, किस केस में। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ग्रेटर टाइम अंडर कंसिडरेशन, ज्यादा टाइम है, लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड जब भी होगा तब यहाँ पे इलास्टिक होगा, टाइम बहुत है आपके पास, बाद में परचेस कर। ठीक है, सो ग्रेटर द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कुछ नहीं खरीदना हम लोग, हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है हम लोग, तो डिमांड इलास्टिक है। वो चीज हमें, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसकी, वही चीज हमें नहीं चाहिए। जब हमें क्या होता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहता, वही चीज हमें चाहिए, फिर इलास्टिसिटी आपकी बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। कमोडिटी इज नेसेसरी इन नेचर, अब कमोडिटी आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको मोर इनलास्टिक बन जाएगी क्योंकि आपको वो नेसेसरी है, जरूरी चाहिए। ठीक, सो जो सी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, द एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ। एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है, तो किसका है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, MSP प्राइस फ्लोर। ठीक है, जब प्राइस कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एटलीस्ट नुकसान ना हो प्रोड्यूसर्स को। 75th question, who assumed to be weak ordering as a principle to explain the behavior and idea of ideal consumer। strong ordering किसका कॉन्सेप्ट, सैमुअलसन। वीक ऑर्डरिंग किसका कॉन्सेप्ट, हिक्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हिक्स। चलिए नेक्स्ट वन 76, अंडर द डंपिंग द फॉरेन मार्केट डिमांड कर्व फेस्ड बाय मोनोपोलिस्ट। डंपिंग केस में जो फॉरेन फॉरेन डिमांड कर्व है प्रोडक्ट की, ठीक है, वो कैसी रहेगी, मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक। पहले बताओ, फॉरेन जो मार्केट है, फॉरेन मार्केट में चीजें सस्ती मिलती है, ठीक है, प्राइस वहां लो होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वहां डिमांड इलास्टिक है। ठीक है, तो इलास्टिक होने की वजह से, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वहां पे, परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है वहां पे। ठीक है, सो वहां पे जो डिमांड कर पे वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फॉर्म की। चलिए नेक्स्ट 77, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ लॉन्ग रन ग्रुप इक्विलिब्रियम।
बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रुप आ गया, बस समझ गए होंगे आप लोग कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो किसने बोला है कि जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो एक ग्रुप के रूप में काम करती हैं, करेक्ट। ठीक है, इंडस्ट्री की जगह नाम दे दिया चैम्बरलिन ने, ग्रुप। चलिए नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट एक्सेस कैपेसिटी इज फाउंड इन। एक्सेस कैपेसिटी जो है किस मार्केट कंडीशन में फॉलो होती है, एक्सेस कैपेसिटी। ठीक, तो एक्सेस कैपेसिटी वैसे जो स्पेशली एक एसोसिएट है वो है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं होती, और मोनोपोली डियोपोली में थोड़ा बहुत होती है, लेकिन परफेक्ट जो केस है ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इम्प्लिसिटी द मार्जिनल प्रिंसिपल इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्जिनल प्रिंसिपल इन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी आपने की होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लास्ट में ये थ्योरीज हम लोग डिस्कस करते हैं जब, तो उसमें मार्जिनल प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो किसने डिस्कस की है, रिकार्डो ने। सो थर्ड वन करेक्ट। नेक्स्ट, क्वाजी रेंट मार्शल का कॉन्सेप्ट आ गया फिर। क्वाजी रेंट का क्या मतलब। ठीक, तो क्वाजी रेंट शॉर्ट रन फिनोमिना है, लास्ट टाइम ने किया था। अब क्वाजी रेंट मतलब इनकम डिराइव फ्रॉम मशीन्स एंड अदर अप्लायंसेस मेड बाय मैन इन शॉर्ट रन। इनकम कहां से हो रही है, मशीन्स वगैरह से। ठीक है, मेड बाय मैन। तो फोर्थ वन जो है इसका करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। कौन सी ये क्लासिकल नहीं है, न्यू क्लासिकल है। ठीक है, न्यू क्लासिकल है, तो न्यू क्लासिकल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, लॉनेबल फंड थ्योरी। ठीक है, तो लॉनेबल फंड थ्योरी दी, तो आंसर क्या है, डिमांड सप्लाई ऑफ लॉनेबल फंड। ठीक है, न्यू क्लासिकल याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, द इकोनॉमिस्ट हु व्यूड प्रॉफिट एज अ डायनामिक सरप्लस। जिसने बोला है कि प्रॉफिट डायनामिक सरप्लस है। ठीक है, डायनामिक सरप्लस, सो करेक्ट आंसर जेबी क्लर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, द एपिसेंटर ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर का जो प्रोटेस्ट था 2020 में, मेन फोकस कौन से स्टेट में रहा। ठीक है, माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, पंजाब और हरियाणा ज्यादा इन्फेक्टेड हुए थे। क्वेश्चन नंबर 84, द स्टील प्लांट ऑफ दुर्गपुर, भिलाई, राउरकेला वर सेट अप अंडर विच ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, एक बार याद रख लो, कहीं नहीं गया। ठीक है, तो दुर्गपुर कई बार ये भी पूछ लेता है कि भिलाई स्टील प्लांट कौन सी कंट्री की मदद से बनाया। ठीक है, तो ये बनाया हमने रशिया की मदद से। और उसके बाद दुर्गपुर और राउरकेला हमने बनाया था जर्मनी। ठीक है, और दुर्गपुर बनाया था यूके की मदद से। ये तीन चीजें ध्यान रखना। और दुर्गपुर की जो फंक्शनिंग की टाइमिंग है 1959, भिलाई का है 1955 56, और फंक्शनिंग बाद में हुई थी इसकी। राउरकेला का भी 1959 और 60। ठीक है, तो कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था तभी, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि कौन सा प्लांट कहां से लिया था, किस कंट्री की हेल्प से बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ईयर एनुअल प्लान्स वर लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में एनुअल प्लान्स कब लॉन्च किए गए थे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। सो 1966 टू 69, और इन प्लान्स को क्या बोलते थे, प्लान हॉलीडे। करेक्ट, प्लान हॉलीडे। चलिए नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। देखो ये क्वेश्चन पीजीटी में भी इंपॉर्टेंट है और आपका यूजीसी नेट में भी इंपॉर्टेंट है। फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर क्या है, अर्थमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट ईयर मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, द टर्म ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाज कॉइन्ड बाय। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा था तो थोड़ा सा हमने वहां डिस्कस किया था। ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस किस कंट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो किससे जुड़ा हुआ है, भूटान से जुड़ा हुआ है, भूटान की। तो भूटान में कोई जीडीपी वगैरह नहीं होता, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है। ये देखते हैं कि लोग खुश कितने हैं। ठीक है, ज्यादा खुश हैं कम खुश हैं, दैट्स ऑल।
तो एक ऐसी कंट्री है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे मेजर करती है अपनी प्रोस्पेरिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, अगेन स्टेजेस ऑफ रोस्टोव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इनको हमने सीक्वेंस में अरेंज करना है। ट्रेडिशनल सोसाइटी, टेक ऑफ, एज ऑफ मास कंजप्शन एंड डिराइव टू मेच्योरिटी। एज ऑफ मास बिल्कुल जो लास्ट फिफ्थ स्टेट है वो है। ठीक है, और सबसे पहले है ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर आता है आपका ट्रांजिशनल जो है नहीं, फिर आता है टेक ऑफ, ठीक है, फिर आता है आपका डिराइव टू मेच्योरिटी, और उसके बाद आता है लास्ट में, ठीक है, जो फिफ्थ वन है एज ऑफ मास कंजप्शन। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, जिसका भी आंसर फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, with which of the following kind of dualism is H meant particularly associated with? UGC नेट में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आता होगा और माइंड में आपके बिल्कुल स्ट्राइक कर गया होगा कि कौन सा ड्यूलिज्म थ्योरी मिंट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो कौन सी जुड़ी है? फाइनेंशियल ड्यूलिज्म। और ज्योग्राफिकल ड्यूलिज्म भी कई बार पूछ लेता है। ठीक, गुनर मेडल से ज्योग्राफिकल ड्यूलिज्म, और हिगिंस से जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म, और बॉयक से जुड़ा हुआ है आपका सोशल ड्यूलिज्म। चलिए 90 का, व्हाट इज मीन्ड बाय द अटर्की? अटर्की इन इंटरनेशनल ट्रेड एक टर्म्स है अटर्की। ठीक है, तो इसको शायद स्वायत्त या फिर ऐसा जो अपने आप ही डिपेंड है, हिंदी में इस वर्ड को शायद कुछ बोलते हैं जिसपे आत्मनिर्भर टाइप का कुछ ऐसा वर्ड, कि हम लोग सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी कंट्री की। सो इसका मतलब राइट आंसर की तरफ चलते हैं। द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड नो इंटरनेशनल ट्रेड बाय कंट्री। ठीक, दैट इज टर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, विच अनएम्प्लॉयमेंट में रिजल्ट when some workers are temporarily out of the work while changing jobs? बहुत इजी क्वेश्चन है, जॉब चेंज कर रहा है तो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट आएगा? टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 92, मार्केट फेलियर अराइजेस एज अ रिजल्ट। मार्केट फेलियर कब होगा? मार्केट फेलियर तब होगा जब आपका एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मार्केट फेलियर तब होगा जब प्राइस मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा। ठीक है, सो एक्सटर्नैलिटी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तब मार्केट फेल कर जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा तो एक का फायदा है, किसी दूसरे का लॉस होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है वो। ठीक है, ये भी। डंपिंग अगर होगा तो डंपिंग में भी हमारी कंट्री में वो महंगा बेचेगा, दूसरी कंट्री में सस्ता बेचेगा। ठीक है, इसमें भी मार्केट फेल हो जाएगा। सो मार्केट मैकेनिज्म फेल तब होगा जब किसी का लॉस हो रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? सबकी बल्ले बल्ले है, तो मार्केट मैकेनिज्म फेल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, whose name is associated with the uncertainty bearing theory of profit? ठीक है, एक बार ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, खैर हम लोग भी यही गलती करते हैं वैसे, पर्टिकुलरली मैं भी इस क्वेश्चन में 2-3 बार गलती किया हूँ कि अनसर्टेनिटी बियरिंग में क्लार्क को लगाया। ठीक है, जब एग्जाम देने गया था क्लार्क पे लगाया, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है कि हमें क्वेश्चन आता था लेकिन हमारा मिस हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है एफ एच नाइट से, तो ये वाली गलती मत करना जो वाली गलती मैंने की थी पहले। अनसर्टेनिटी बियरिंग, ठीक, एफ एच नाइट, और डायनेमिक प्रॉफिट वो क्लार्क का कॉन्सेप्ट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 94, a discriminatory monopolist will charge a lower price in the market in which elasticity of demand is। लोअर प्राइस किस मार्केट में वो चार्ज करेगा जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा? ठीक है, अब आपको पता होगा जहां पे आपके सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट अगर बहुत ज्यादा होंगे तो कोई प्रोड्यूसर प्राइस हाई करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर सब्स्टिट्यूट कम है तो डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? ठीक है, तो जहां सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वहां क्या होंगे, प्राइस कभी भी ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, और वहां क्या चार्ज करेगा, प्राइस कम। तो मतलब जहां सब्स्टिट्यूट है वो इलास्टिसिटी कौन होगी, मोर, मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट है, और वहां लोअर प्राइस चार्ज करेगा, प्राइस लो करके बेचेगा। ठीक है, तो दैट इज मोर इलास्टिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, और सेशन बस खत्म होने वाला ही है। द सप्लाई कर्व ऑफ अ मोनोपोली
फॉर्म इज, सप्लाई कर्व कैसी होती है मोनोपोली की, मोनोपोली फॉर्म। ठीक, तो सप्लाई कर्व माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा। ठीक है, तो मोनोपोली की कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होती, नॉन एग्जिस्टेंस, कोई सप्लाई कर्व नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है कि क्यों नहीं होती सप्लाई कर्व कोई। ठीक है, अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, शायद ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता भी हो, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर क्वांटिटी तय नहीं है, एक ही प्राइस पे वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी सेल कर देता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे एक ही क्वांटिटी को, सॉरी एक ही क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे सेल कर देता है। ठीक है, सो एक कंज्यूमर एक को वही सामान 5 रुपए में बेचेगा, दूसरे कंज्यूमर को 10 रुपए में बेच देगा, तीसरे को हो सकता है 20 में बेच दे। ठीक है, चौथे को हो सकता है कि वो सिर्फ 2 रुपए में बेच दे। तो इसलिए कोई सप्लाई कर्व ड्रैग नहीं कर सकते आप कि कितने रुपए में कितनी सप्लाई करेगी। चलिए 96, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, चारों में से कौन सा पार्ट नहीं है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वेजेस। चलिए इजी क्वेश्चन है, तो कौन सा पार्ट नहीं है, वेजेस। ठीक है, वेजेस क्या है, फैक्टर सर्विसेज, सर्विसेज मतलब लेबर क्या लेता है, वेजेस, तो वेजेस क्या है, सर्विसेज है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ इंटरप्रेन्योर होता है चौथा। सो आपको बताइए, अगर लैंड यूज करोगे तो रेंट मिलेगा, लेबर यूज हो रहा है तो वेजेस, कैपिटल यूज हो रहा है तो इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, सो चलिए, तो क्वेश्चन में जो राइट आंसर है यहाँ पे वेजेस। चलिए 97, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईएफएससीआई, आईएफएससीआई, और उसके बाद आईडीबीआई, आरबीआई। सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई मैनेज करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, इन इंडिया दिस सिस्टम ऑफ डेसिमल कॉइनेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, डेसिमल कॉइनेज कब आया था, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन कुछ ज्यादा है इसमें। डेसिमल कॉइनेज, ठीक है, कि एक रुपीज में कितना पैसा होगा, 100 पैसे होगा, कब ये डिसाइड हुआ था। ठीक है, डिसाइड कब हुआ था, 1957। ठीक है, करेक्ट है, 1957 1 अप्रैल। तो उससे पहले क्या होते थे, 16 आने होते थे एक रुपए में, 16 आने। ठीक है, इक्वल टू 1 रुपीज। तो उसके बाद डेसिमल सिस्टम शुरू हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगेन 99th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द टर्म ऑफ सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इशू बैंक नोट्स फॉर मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ, मैक्सिमम नोट कितने रुपीस तक का आरबीआई छाप सकता है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, सो मैक्सिमम जो छाप सकता है आरबीआई कितना, 10,000 रुपीज का एक नोट तक छाप सकता है। ठीक है, तो 1978 में ये डीमोनेटाइज हो गया था, हालांकि अगर आरबीआई चाहे तो छाप सकती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एसोसिएटेड विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से कौन सी कमिटी जुड़ी हुई है। ठीक, तो बैंकिंग कमेटी, सीधा आंसर है नरसिम्हम कमेटी। ठीक है, नरसिम्हम कमेटी 1991। सो उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, पहले से ही आप कुछ क्वेश्चंस आते होंगे और कुछ क्वेश्चन आपने न्यू सीखे होंगे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन अगर आपने कैलकुलेट करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आपके सही होंगे। अगर आपको पता है कि मेरे 4 गलत हैं तो जाहिर सी बात है 46 सही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। बाकी आपको निशी सर आजकल मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट है वो करवा रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आने वाले में जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, 2021 तो अभी डिस्कस हो ही रहा है, नेक्स्ट में इकोनोमेट्रिक्स आएगा, लेकिन जो और भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं इकोनोमेट्रिक्स हैं वो भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक इकोनॉमिक्स के साथ पार्ट 3 में। ठीक है, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।